हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, ना अहल सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ है, पुरानी तजवीज़ है, लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून की सोच है, हम समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम है तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना, तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम है और पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं बिलावल साहब। वो बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मैंने यही बात कही है कि मैं पीडीएम में लेके जाऊंगा उसको। जब वो पीडीएम में लाएंगे तो जाहिर है, मेरी जाती राय ये है, जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। नाजरीन, क्या ऑपोजिशन का अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश इनकी सफ़ों में छाई मायूसी की अक्कासी तो नहीं कर रही? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ऑपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 172 अरकान की हमायत चाहिए, जबकि ऑपोजिशन के पास लगभग 160 अरकान हैं। माजी में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का तजुर्बा किया जा चुका है। ऑपोजिशन के पास अरकान की तादाद उस वक्त 64 थी, लेकिन आखिरी गिनती में सिर्फ 50 वोट इस तहरीक को मिले। पाकिस्तान की सियासत में हलचल तो बहुत है, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार पाकिस्तान की जो सियासत है वो जा कहाँ रही है। इसलिए हमने पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकारों को मद्दू किया है और ये जानने की कोशिश भी की है कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ सख्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था असेंबलियों से इस्तीफे देने के इरादे से, वो कैसे पीछे हट गए हैं। और नून लीग भी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। इनको कैसे राम किया गया। और मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के रूह रवां हैं, इनकी हिकमत अमली क्या होगी इस सूरत हाल में? ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च का क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफी, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और एंकर पर्सन है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन करे हैं, बोल नेटवर्क के सदर और एडिटर इन चीफ हैं। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलम निगार हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें नाजरीन ज्वाइन करेंगे फरहान बुखारी साहब जो फाइनेंशियल टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। नाजरीन, दिसंबर 2020 में इनसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो तकरीबन 8% रही, और जितने भी सियासतदान हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ भी बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि मईशत ऐसे ही चलती रही तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस वजीर आजम इमरान खान का 5 साल काटने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मईशत पर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप कराची में इस वक्त बैठे हुए हैं। ये बताइए कि वहां की जो सिंध की पार्टी है यकदम वो कैसे पीछे हटे? पहले तो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, वो इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं कि जी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी करेंगे वजीर आजम के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़, बड़े अरसे के बाद आपसे बात हो रही है और यहाँ जो सीनियर हमारे दोस्त साथी बैठे हैं उनके साथ भी आज अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कोई इनकलाबी मौक़िफ़ नहीं है, और पहले भी इन तमाम जमातों ने मिलकर जो
प्रोग्राम दिया था वो इनकलाबी था, जैसे बस इस लम्हे के बाद इनकलाब का प्रोसेस शुरू होगा और धर्म तख्ता हो जाएगा और पूरा जो है वो हस्त नेस्त हो जाएगा, नेस्त हस्त हो जाएगा। वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। पहले ये कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है, उसके जितने भी अवामिल हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग, इतने ताकतवर और इतने एक दूसरे के साथ बाहम पैवस्त हैं कि आप उनको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ताकत के मराकज एक जमाने में सियासी अनासर हुआ करते थे, अब सियासी अनासर ताकत के मराकज नहीं रहे हैं। अच्छा। बल्कि उनको बहुत पसपा कर दिया गया है। जी, मैं एक दूसरी बात जो बहुत अहम है कि पहले वो काम चलाया करते थे कि मार्शल लॉ के जरिए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही है। फिर उसके बाद उन्होंने रास्ता अपनाया कि मैनोवर करेंगे पॉलिटिक्स को 58(2)B के जरिए, अब वो भी जरूरी नहीं रहा है। इन्होंने अपनी बड़ी आईनी जो है वो आईनी अपने जराए अख्तियार किए कि जी हम सारे रास्ते रोक दें, लेकिन उन्होंने मुतबादिल रास्ते भी तलाश कर लिए और अप्लाई भी किए हैं। एक ये कि 43 सेकंड की सजा दीजिए और वजीर आजम को चलता कर दीजिए। आप वजीर आजम को सजा सुनाइए और बैठ कर जो है बरह रास्त ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई किए बगैर और आर्टिकल 10A की सरासर खिलाफ वर्जी करते हुए आप करें, बरह रास्त वजीर आजम को आप कटहरे में लाएं और एक सजा सुना दें और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। आइन में ये नहीं लिखा है। नहीं, मगर नजीर साहब मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ था। मैं बात समझ रही हूँ कि आप किस सिमत में जा रहे हैं, मगर ज़ियाद साहब से यही सवाल फिर से कर लेती हूँ। ज़ियाद साहब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद इन अ मैटर ऑफ 3 months अपने मौकफ से पीछे हटी है। उन्होंने कहा और सिलेक्टर्स की वो बात करते थे, फिर वो कभी नरम होते थे, कभी सख्त होते थे, मगर अब उनका मौकफ ये है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर ही बैठ के मुकाबला करना पड़ेगा। और जहां तक लॉन्ग मार्च का सवाल है, अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़ेह मौकफ सामने नहीं आया कि वो कब शामिल होंगे इसके अंदर। पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या इवन JUI हो, ये तीनों की तीनों तजुर्बेकार पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उन्हें ये तो पता था कि सड़कों पर आने से किसी हुकूमत को नहीं निकाला जा सकता, मुश्किल काम है, अनलेस ऑफ कोर्स फौज आके जो है ना वो निकाले किसी हुकूमत को। क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी शुरू से ही कि वो ये कहते थे कि फौज अलहदा रहे, फौज जो है ना अदारा वो इसमें इन्वॉल्व ना हो सियासत में। तो इनकी कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि ये सड़कों पर आए और फौज आकर जो है ना इमरान खान को निकाल दे। तो इन्हें पता था कि सड़कों पर आने से निकाले नहीं जाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन इन्हें जरूरत अपनी पार्टीज को मोबिलाइज करना, उनको एक्शन में रखने की जरूरत थी। क्योंकि जो अटैक हो रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट वो ये कि चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, और इतनी जबरदस्त प्रेशर इनकी पार्टीज पे आ चुके थे। और नैब के जरिए जो केसेस भी खोल दिए गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, पहले तो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया, फिर PMLN के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जी। तो इन्हें पता था कि अदारे जो है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वो भी साथ नहीं देगी। तो ये चाहते थे कि अपनी पार्टीज को इंटैक्ट रखें। इसमें वो सक्सेसफुल हो गए। यानी इनकी पार्टीज को तोड़ नहीं सका कोई। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, खासकर PMLN कभी इतनी PML जो है वो इतनी इंटैक्ट नहीं रही विद सो मच प्रेशर। तो ये जरूरत थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज निकाला इन्होंने, पब्लिक मीटिंग्स की इन्होंने, ये जानते बूझते कि इसके जरिए हुकूमत को नहीं निकाला जा सकता। और वैसे भी जो है ना ये जमहूरियत की जो है ना ये अनडेमोक्रेटिक होता अगर ये इस बात पे अड़ जाते कि भाई आप रिजाइन करें। और रिजाइनेशन का तो डिमांड तो उन्होंने रखा हुआ है जी। लेकिन ये अभी जो बिलावल ने कहा कि इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, तो ये एक जमहूरी तरीका, यही एक जमहूरी तरीका है कि किसी भी हुकूमत को निकालने का जी। और ये लेकिन खासकर PMLN जो कह रही है कि इसमें जान इतनी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम्पल देते हैं सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की थी, जिसमें वो हार गए थे, हालांकि उनके पास मेजोरिटी थी जी। तो ये भी जहन में है इन लोगों के, ये कैलकुलेट कर रहे हैं
जो खासकर अगर ये पंजाब पे फोकस करें, पंजाब में जो मेजॉरिटी है पीटीआई की, उनकी कोलिशन की इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर वो करें इस पे, पंजाब की गवर्नमेंट पे, पंजाब की इस पे पार्लियामेंट पे, असेंबली पे, तो शायद यहाँ सक्सेसफुल हो जाए। तो अच्छा, ये नहीं ज़िया साहब, ये आपने जो बात कही है ये अहम है, जो आपने पंजाब की असेंबली की बात कही है, मेरा ख्याल ही अहम नुक्ता आपने उठाया है। सलीम साफी साहब, जो ज़िया साहब बात करें कि देखिए ये जो सियासतदान है ये सारे हरबे एक तरीके से उन्होंने आजमाए हुए हैं और वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने कामयाब होना है तो फिर सिस्टम के अंदर से रह के ही लड़ना होगा। मगर क्या आप ये नहीं समझते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको अभी इस वक्त जो ये इसका जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये बात कह रही है तो वो वैसे ही कह रही है, या आप समझते हैं कि उनको कहीं से यकीन दहानी कराई गई है कि नहीं जी आपके पास शायद नंबर पूरे हों, करें आप टेबल करें, बढ़ें आप आगे? नहीं, देखिए असल में हुआ क्या था, पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से इंतहाई डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। आप देखें कि ठीक है, नून लीग के या मियां नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार के दिनों में मियां साहब ने उनके साथ जो बेवफाई की थी, मुलाकात पहले से तयशुदा कैंसिल कर दिया था, वो इंतकाम का आंसर भी था। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में जिस तरह जरदारी साहब ने ताउन किया, फिर सेनेट इलेक्शन में उन्होंने जो कुछ किया, फिर रज़ा रब्बानी साहब के मुकाबले में जिस तरह सादिक संजरानी साहब का उन्होंने इशारे पे साथ दिया, फिर आप देखें कि इलेक्शन के बाद भी जरदारी साहब लाडला बनने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ पहली मर्तबा बिलावल ही ने उनके लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ही ने असम्बलियों में बैठने पे इसरार किया क्योंकि जवाब में उनको सिंध की हुकूमत भी मिल गई थी। अब या तो आप उनको जाली असम्बली ना कहें, और अगर जाली असम्बली कह के और फिर आप उसमें बैठते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो कोई अखलाकियात ना हुआ। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त भी अगर वो डट जाते तो शायद बाकी पार्टियां भी, जिसका मौलाना साहब और महमूद खान चकजई वगैरह इसरार कर रहे थे, वो असम्बलियों में ना जाते। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने इस अपोजिशन का या मौलाना वगैरह का साथ देने की बजाय सदारती इलेक्शन में भी अगर अपोजिशन इकट्ठी होती और जरदारी साहब उसमें वो गेम ना करते किसी को खुश करने के लिए, तो पीटीआई का सदर बनना भी इतना आसान नहीं था। आरिफ अलवी साहब आज सदर ना होते। तो ये दोनों जमातें फिर बाद में उनकी इक्तदा में मुस्लिम लीग नून भी वो डील की कोशिश करने लगी और आपने देखा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाने को तैयार नहीं थी लेकिन इमरान खान साहब ने धक्के दे देकर उनको अपोजिशन की तरफ भेज दिया, इसी तरह नून लीग भी अपोजिशन की तरफ जाने को तैयार नहीं थी और फिर शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को अपना लिया गया और उसकी वजह से मरियम नवाज साहबा का ट्वीट भी खामोश हो गया और खुद मियां साहब भी बाहर चले गए। अब लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी इमरान खान साहब इनके पीछे पड़े हुए थे और जरदारी साहब को एक तो कुछ इस तरह इशारे मिले कि शायद उनसे सिंध की हुकूमत भी छीनी जा रही है, और दूसरा जो असल उनका मसला है, केसेस भी उनके बड़े संगीन हैं। तो हम लोग इस गलत फहमी के शिकार हो गए कि शायद जरदारी साहब और बिलावल साहब अब माजी के तजुर्बात से सबक लेके वाकई नजरियाती बन गए हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी ये तासुर दिया कि वो कश्तियां जला चुके हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब तो 2-3 साल से उन पे मेहनत कर रहे थे, तो उनका भी जरा मुंह में पानी आ गया कि शायद लोग अब सुधर गए हैं। तो देखें, अब ये पीडीएम बनाना का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी ही को जाता है क्योंकि अपने बुलाए हुए इजलास में ये पीडीएम बनाया गया और अब उसके गुब्बारे से हवा निकालना वो ड्यूटी भी खुद पीपल्स पार्टी ने सर अंजाम दी और जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग भी अब उसकी तकलीद कर रही है। अब मतलब आप उन असम्बलियों को जाली कह रहे हैं और उनके सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं, आप फिर खुला तजाद है। बात दुरुस्त है आपकी सलीम साफी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊंगी और बात तो आपसे मईशत की करनी थी मगर सियासत के ऊपर भी आप गहरी नजर रखते हैं। जो सलीम साफी साहब बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ही पीडीएम को तश्कील दिया, एक तरीके से उसकी सूरत निकाली और अब खुद ही उसके अंदर से हवा निकाल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पीडीएम के अंदर से हवा निकालने वाले असल में शायद जरदारी साहब इज द वीकेस्ट लिंक? फिर
ये इस वक्त कहना कबल वक्त है कि मुस्तकबिल में बात कहाँ जाती है, लेकिन ये तो तय है कि जो 31 जनवरी की डेडलाइन बड़े जोर शोर से दी गई थी और मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से एक मौके पे ये लगता था कि जनाब वो तैयारी में है कि इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो वैसा नहीं होने चला। और बुनियादी मसला ये भी है कि लॉन्ग टर्म की अगर आप एक पे नजर डालें तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हल्के और नून लीग के भी कुछ लोग इस बात की तायीद करते हैं कि आपको मंजर आम पे कुछ भी नजर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन पसे पर्दा एक यानी एतबार की कमी है, एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है और उसकी शक्ल अब आपको नजर आ रही है। जो रास्ता पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया है, अब नून लीग भी मजबूरन सेनेट इलेक्शंस में लगता है कि जा रही है और इन्हें सेनेट का इंतखाब लड़ना पड़ेगा, बावजूद इसके कि लग ये रहा है कि अगले सेनेट में मेजॉरिटी पीटीआई की होगी और ये भी लग रहा है कि अगले 2-2.5 साल तक पीटीआई के लिए अगर कोई बड़ी ऑपोजिशन है तो वो पीटीआई खुद है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई पाकिस्तान के मामलात और खास तौर पे मईशत से मुतल्लिका जो माशी मामलात हैं उन्हें अभी तक हैंडल करने में बज़ाहिर नाकाम रही है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस वक्त जो सबसे बड़ा रोना है आम लोगों का वो अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से है। मुल्क में ज़रूरी मईशत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और ये आज की बात नहीं है और ये भी कहना गलत होगा कि जनाब ये तो कोरोना की वजह से हो गया, नाकामियां तो उससे पहले भी शुरू हो गई। 8% हो गई है जी फूड इन्फ्लेशन। ये तो सरकारी आदाद शुमार है ना, हो सकता है जो हकीकत हो वो उससे ज्यादा हो, बहरहाल वो अलग बहस है। लेकिन आम लोगों की जिंदगियां, आम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगियों में काफी तंग आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन अगर है तो वो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है। ये आपने अहम बात की है फरहान बुखारी साहब के जो ऑपोजिशन है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खुद ही ऑपोजिशन पीटीआई है, इसलिए चूंकि मईशत की जो हालत है वो इस वक्त बहुत खराब है। आज ये भी खबर आई कि वजीर आजम को ब्रीफ किया गया स्मगलिंग के हवाले से कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है स्मगलिंग के हवाले से और जो गर्दशी कर्जा है वो किस हद तक जा चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर ये भी पूछेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान अब कहाँ खड़े होंगे, क्या वाकई में ऑपोजिशन के गुब्बारे के अंदर से फूंक निकल आई है या अभी इस साल जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि ये जो चंद महीने होंगे बहुत अहम होंगे। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नजीर लगारी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं, कहते हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऑप्शन हो सकता है। मगर देखिए इसके अंदर इत्तेहादियों को भी साथ देना होगा। आप कराची बैठे हुए हैं, MQM जो बड़ी आसानी से दूसरी साइड पे आ जाती है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटी हुई है। उनके कुछ इख्तलाफात भी हैं सेंसस के हवाले से। आपको लगता है कि उनके इख्तलाफात इतने गहरे हैं कि शायद वो इस पे आमादा हो जाएं कि वो अपोजिशन का साथ दें? इसके क्या चांसेस हैं जी? एक तो यह है कि हम सियासी मामलात को सियासी अंदाज में सियासी दायरे में देखते हैं जी, जबकि इस सिलसिले में एक रोल होता है और ये कुछ छुपा हुआ रोल नहीं होता है। वो पाकिस्तान की मुक्तदरा अदा कर रही होती है कि लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाती है। ये कैसे होता है कि नवाज शरीफ की जो है वो पूरी असम्बली साथ छोड़ दे और जो है अपना मियां अजहर और भट्टू साहब जो हैं बैठकर एक तरफ हो जाएं और हुकूमत गिर जाए और हुकूमत की जगह पर एक और हुकूमत आ जाए, जब तक कि पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा, रियासती अथॉरिटी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर ऐसा फैसला करती है कि अलिफ को बे करना है, बे को ये करना है, तो उसके लिए आसान होता है। हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मूव है उसके पीछे कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है, क्या
कोई पीपल्स पार्टी और काफ लीग को एक साथ मिलाने की कोई कोशिश हो रही है, जिसका इशारा ज़ियाउद्दीन साहब कर रहे थे। और ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि ये जो है सूरत हाल पंजाब से शुरू हो सकती है। तो क्या पंजाब में तो एक बड़ी तादाद जो है, जो पंजाब में इब्तदाई तौर पर जो अक्सरियत थी वो तो PMLN की थी, क्या PMLN के मेंबरान भी और तारीक इंसाफ के मेंबरान भी और उसके मुस्लिम लीग काफ के उम्मीद जो वो हैं उनके मेंबरान भी, ये सब मेंबरान मिलकर कोई एक नई हुकूमत तश्कील करने जा रहे हैं? अगर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है तो सरेदस्त तो सामने नहीं है। अगर पंजाब से शुरू करना है, अगर वफाक से शुरू करना है, तो तब भी यही सूरत हाल है कि अब तमाम पार्टियों को भी एक साथ लेना होगा और वहां से कौमी असम्बली के मेंबरान जो हुक्मरान जमात के हैं और उनके इत्तेहादियों को उनको अलग करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी मूव हो रही है और क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब और PTI की लीडरशिप में कोई डिस्टेंस पैदा हो गया है, कोई बड़ा फासला आ गया है? मेरा ख्याल यह है कि ऐसी सूरत हाल सरेदस्त मौजूद नहीं है। अच्छा, हमारे सामने नहीं है। अच्छा, तो हम इसको ये कह नहीं सकते कि बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं और उनको किस तरह से ये बात समझ में आ रही है। कम अज कम हमारे सामने ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर। ज़िया साहब, आप नज़ीर लगारी साहब से एक तरीके से करेंगे एतबार कि जी ये जो ये बात कर रहे हैं कि जी हमें कोई ऐसी मूव नजर नहीं आ रही है, और अगर आप देखें कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो सियासत को इस तरफ या उस तरफ मोड़ सकती हैं, आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर अगर मूव शुरू होता है तो उसके पस मंजर के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर नाराजगी पैदा होगी तो ये सब कुछ होगा ना जी? आपको इसके आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, आसार का जहां ताल्लुक है, आप देखें सबसे वीकेस्ट गवर्नमेंट जो है पंजाब में है, उनका चीफ मिनिस्टर जो है बहुत ही सियासी तौर पे बहुत ही नामालूद है, तकरीबन बच्चा है, और उनकी जो वो भी बहुत ही खराब है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस बलूचिस्तान को छोड़कर। लेकिन नहीं, और फिर जो मैं देख रहा हूँ ये पंजाब की सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये सियासी पंजाब वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट पंजाब, इन दोनों में टकराव है। और जहां तक मेरे जहन में बात आ रही है, इसमें गलबा जो है सियासी पंजाब का हो रहा है। तो ऐसे मौके पे अगर कोशिश की जाए तो पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं, और अगर पंजाब की हुकूमत अगर गिरा लिया उन्होंने तो बहुत आसानी से वो सेंटर को भी गिरा सकते हैं। और पंजाब की हुकूमत को सेनेट इलेक्शन से पहले गिराना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर पंजाब की असेंबली इंटैक्ट रहती है तो सेनेट में PTI की जो सीटें हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मेजोरिटी मिल जाएगी उनको। तो सियासी तौर पर अगर PDM जो है वो कोई अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखती है तो वो मुझे लगता है कि पंजाब पर उन्हें फोकस करना चाहिए। मगर इसके आसार आपको नजर आ रहे हैं ज़िया साहब? इसके आसार आपको नजर नहीं? मुझे देखे ना, उन्होंने ये डिसाइड तो किया है ना कि जॉइंटली इलेक्शन लड़ेंगे। PPP ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि PMLN की जो बाई इलेक्शंस होंगे पंजाब में, तो PPP जो है ना वो कंटेस्ट नहीं करेगी, तो ना GOI कंटेस्ट करेगी। तो वैसे पंजाब में तो PPP की भी इतना कोई ज्यादा ग्राउंड नहीं है। PTI की अगर 1-on-1 टक्कर हो, तो अगर वो लब्बैक वगैरह ना हो जो अब नहीं है, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि बाई इलेक्शन में शायद ये जीत जाए PMLN। ऑलराइट, तो अगर ये बाई इलेक्शन जीतते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पंजाब की हुकूमत को वो गिरा ले। सलीम साफी साहब, आप ज़िया साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इंतहाई माजरत के साथ, ज़िया साहब हमारे उस्तादुल असातिज़ा हैं की हैसियत रखते हैं, और पहली मरतबा कोशिश कर रहा हूँ इख्तिलाफ की। एक तो पंजाब को नंबर 1 करार देने पे मेरे ख्याल में हर हवाले से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अगर वो बुज़दार हैं तो वो बुज़दार प्लस हैं। तो नाअहली, करप्शन और बदइंतज़ामी और इख्तियारात के मुतअद्दिद मराकज़, इस हवाले से मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टॉप पे है, और बलूचिस्तान की भी कोई इतनी वो नहीं है। तो एक थोड़ी सी ये मेरे ख्याल में मेरे सूबे की हक तलफी हो रही थी, तो मैं वो
दूसरी बात यह है कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि पंजाब में भी अदम एतमाद नहीं हो सकता और मरकज में भी नहीं हो सकता। अच्छा। और ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ वक्त गुजारने के लिए एक शोशा है और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए वो एक शोशा जोड़ रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि देखें, जो अगर करती है जी तो वो उन कुव्वतों के बगैर नहीं हो सकता जिसका अभी आप भी कर रही थी और लगारी साहब हाँ। यानी कि ताकत का सर चश्मा इस वक्त वही कुव्वतें हैं। नहीं देखिए, अगर पंजाब में इमरान खान साहब को नाराज करने का रिस्क लिया जा रहा है तो मरकज में क्यों ना लिया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान खान साहब तो रेजिस्ट करेंगे, बुजदार का आपको मालूम है कि वो कहां से उनका किला मजबूत है और वो तो पहले दिन से उधर से ख्वाहिश थी, लेकिन वहां के बगैर ये हो नहीं सकता। और अगर आप पंजाब में उनको नाराज करेंगे तो फिर मरकज में भी तो वो नाराज होंगे, और अगर उस तरह की सोच हो जाए तो फिर बिलावल की क्या जरूरत है और फिर मुस्लिम लीग नून की क्या जरूरत है। फिर तो जाहिर बात है कि जो सहारे हैं वो सहारे अगर इस हुकूमत से हटा दिए जाएं तो वो बगैर बिलावल के किसी कोशिश के और बगैर उनके ये काम हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में देखें, पीडीएम ने और जो तरीका इख्तियार किया पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को कमजोर करने की बजाय मजबूत कर दिया है, क्योंकि उससे पहले वो एक इमरान खान साहब की, जिस तरह बुखारी साहब ने शुरू में बड़ी बुनियादी बात की थी, जी जी जी, ये सबसे बड़ी थ्रेट उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। नहीं, तो इस पे सलीम साफी साहब कदा कलामी माफ, इस पे हम आएंगे, छोटा सा वक्फा लेना है, फिर फरहान बुखारी साहब की जानिब आना है। मगर मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अब जो नैब के तोपों का रुख है वो अपोजिशन की तरफ शायद ना हो, वो हुक्मरान जमात की तरफ होगा। इसका क्या असर होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और मईशत के ऊपर, पूछेंगे फरहान बुखारी साहब से। नैब को ऑपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया, अब हुकूमत की बारी है। अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, ये हुकूमत भी यही नैब। फरहान बुखारी साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जो नैब है अब उसको हुकूमत भुगतेगी, इसके कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं? और ये भी बताइए कि बिजनेसमैन और जितने भी बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्यों कहते हैं कि जो नैब की कारकर्दगी रही है वो अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से मईशत के ऊपर बुरा असर पड़ा है? ये आपके दो सवालात हैं। पहला सवाल एक मरियम नवाज शरीफ से मंसूब स्टेटमेंट से के हवाले से है। वो तो देखिए इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा माजी में भी कहा गया है कि जी हुकूमत में भी बहुत से मुतनाज़ा लोग हैं, लेकिन कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी आइंदा कुछ अरसे में, मुस्तकबिल करीब में कोई बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ होगी पीटीआई के हलकों की। दूसरा सवाल जो है उसके हवाले से मैं अक्सर और बेशतर कहता हूं और मैं लिख भी चुका हूं कि 60 की दहाई को पाकिस्तान की तारीख में एक मईशत के हवाले से एक सुनहरा बाब गिना जाता है जी। और मैं ये भी लिख चुका हूं कि उस जमाने में अगर नैब होती तो पाकिस्तान की जितनी भी माशी तरक्की थी वो गालिबन ना होती। नैब के हवाले से जो मुतनाज़ा बातें सुनने में आई हैं और आ रही हैं जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो नैब के हवाले से जो वाकयात बयान करते हैं, अपने तजुर्बात बयान करते हैं, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि इस किस्म के माहौल में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे कौन सरमायाकारी करेगा और क्यों करेगा। ऐसे ऐसे लोग जो कि अरसा दराज से जिनकी तलबी वक्तन फक्तन नैब में हुई है, लेकिन अभी तक उनके केसेस बंद नहीं हुए। और नैब के हवाले से ये भी एक हकीकत है कि जिस तरह ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया गया है जी, 22 करोड़ की आबादी में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, और भी लोग होंगे। लेकिन ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, इसकी वजह से नैब की साख बदकिस्मती से बड़ी खराब हुई है।
जी, आपने ये कहा कि जी नैब की जो साख है वो खराब हुई है। इसके साथ साथ नजीर लगारी साहब, चूंकि आप सब सहाफी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़िया साहब से भी यही सवाल होगा और जस्ट क्विक कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू कि आपका अभी हाल ही में आपका जो चैनल है बोल्ड टीवी, उसके ऊपर एक कदगन लगाई गई और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कदगन लगाई। तो आप समझते हैं कि ज्यादा जो खतरा है आजादी इजहार राय को वो अदालतों से है या कि आप समझते हैं हुकूमत से है? पहली बात तो यह है कि अदालतों ने तो पाबंदी लगाई नहीं थी, पाबंदी लगाई थी पैमरा ने, और पैमरा ने बंद किया था और अदालत ने हमें रिलीफ दिया है और आज से बहाल हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया जिसके तहत जो है वो उसकी नशरियात को बहाल कर दिया गया और पैमरा का आर्डर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। यहाँ के मामले में तो ये है। और इन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट जो अगर कहा जाए तो फिर हुकूमत से हमेशा मीडिया को और सहाफत की आज़ादी को खतरा रहा है, इसलिए कि उसको कभी भी सहाफत की आज़ादी पसंद भी नहीं होती है, राज भी नहीं होती है। मुझे एक छोटा सा कमेंट मुझे छोटा सा कमेंट करना था बुखारी साहब की बात पर। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूं, अयूब खान का दौर इसलिए पाकिस्तान का रोशन तरीन दौर है कि अयूब खान ने एहतसाब अच्छी तरह से किया था, इससे ज्यादा किया था, और इंतहाई मोतबर काबिल एहतराम शख्सियात को जो पाकिस्तान के बानियान थे उन सबको नायल किया था। और उनमें करारदाद लाहौर पढ़ने वाले मौलवी ए के फजल भी शामिल थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी शामिल थे और भी बहुत कुछ था। लेकिन उसको मैं सिर्फ एक मिनट सिर्फ मैं एक बात ये कह रहा हूं, तरक्की इसलिए हुई थी कि उन्होंने 3 दरिया बेच दिए थे और ये वर्ल्ड बैंक की ख्वाहिश थी 13 साल से पाकिस्तान बनने के साथ ही, और वो कोई सियासी लीडर बेचने को तैयार नहीं था। ये जो 6 फुट 2 इंच के फील्ड मार्शल थे, इन्होंने कहा था कि हाँ मैं बेच दूंगा पाकिस्तान। नजीर साहब, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही कम रह गया है। ज़िया साहब, आपका एक तज्जिया था एक जमाने के अंदर कि जी चूंकि इमरान खान साहब मीडिया के बलबूते पे आप कह दें उनकी सपोर्ट के साथ हुकूमत के अंदर आए थे, क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि इस हुकूमत के अंदर इतनी कदगनें लगेंगी, और आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या ये